गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू अडल। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक फ्रेश न्यू वीडियो में, जिसमें हम आपका आज डिस्कस करेंगे। जो आपका टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस आपका जो टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम में, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी सारे टर्म्स इसमें यूज की जाती हैं, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके जितने भी टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। तो ये जो आपकी वीडियो होगी एक तरीके से रिवीजन वीडियो आप कह सकते हैं इसमें, क्योंकि हम डिटेल में जो आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें डिटेल में ना जाके जो आपके ओवरव्यू होगा आपका पूरे चैप्टर का, वो हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इसको वीडियो को एक बार देख के सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करके और आप अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि आप, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है उसमें हम किन चीज़ों के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम करते हैं वो करते क्यों हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का मतलब होता है कि द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन द साइनोसॉइडल इनपुट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मैग्नीट्यूड और जो आपका फेज रिलेशनशिप होता है आपके एक साइनोसॉइडल इनपुट और साइनोसॉइडल आउटपुट के बीच में, और साथ ही साथ आपका जो आउटपुट होता है वो एक स्टडी स्टेट होता है ऑफ ए सिस्टम का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपका क्या हो गया कि द फ्रीक्वेंसी, द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन द साइनोसॉइडल इनपुट एंड स्टडी स्टेट आउटपुट ऑफ ए सिस्टम। इसके बेसिस पे हम आपका जो कोई भी सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है वो आपको क्या कर दिया हुआ रहेगा, एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाएगा आपको, और साथ ही साथ एक साइनोसॉइडल इनपुट, जो यहाँ पे हमने लेट सपोज किया है ए साइन ओमेगा टी आपका एक, जो आपका देख देख पा रहे होंगे आप, ए साइन ओमेगा टी आपका एक साइनोसॉइडल इनपुट है, और साथ ही साथ आपका जो आउटपुट मिल रहा है इस सिस्टम के क्रॉस, दैट इज बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ से पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा, और कई बार एग्जामों में आपसे पूछा भी जा चुका है, कि आपको इनपुट की वैल्यू दे रखा दे देगा क्वेश्चन में, आपको ट्रांसफर फंक्शन एफ एस की वैल्यू दे देगा, और क्वेश्चन में आपको क्या पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ फाई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ फाई क्वेश्चन में पूछी जाएगी, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर ए सुटेबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज बाय कीपिंग द एम्पलीट्यूड ए फिक्स्ड। ए फिक्स्ड दैट मीन्स जो आपका इनपुट है, जो उसका आपका मैग्नीट्यूड ए है, उसको हम एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पे फिक्स करने के बाद आप जो आपका जो आउटपुट रिस्पांस है उसमें जो आपका मैग्नीट्यूड बी है वो और फाई है, उसको एक सुटेबल फ्रिक्वेंसीज पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, और वही आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जाएगी वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कि आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दे के इनपुट की वैल्यू दे देगा, आपसे आउटपुट पूछा जा सकता है, या फिर आपको आउटपुट दे के ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू दे के आपको इनपुट पूछा जाता है। तो ये पहला जो न्यूमेरिकल बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका इस सब टॉपिक है, या फिर आप कह सकते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनता है। तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑर्डर रिस्पॉन्स होता है, दैट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये भी जो आपका ये ट्रांसफर फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए, इस पर भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में डिक्टो पूछे गए हैं। तो आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है फॉर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, दैट इज एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एक ट्रांसफर फंक्शन है, आपका ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, आपका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर ये ट्रांसफर फंक्शन है। इस अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से कोई भी वैल्यू दी जाएगी तो सबसे पहले आपको इससे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहला है ओमेगा एन जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और साथ ही साथ जीटा जो आपका है दैट इज़ डैम्पिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में आपको ओमेगा एन या फिर जीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, और आपको क्या करना है कि एक ट्रांसफर फंक्शन दिया जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन से आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को कंपैरिजन करना है। उसके बाद जो आपकी ओमेगा एन की वैल्यू है उसको दोनों को कंपैरिजन करने के बाद आप इसको आराम दोनों चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है। अगला जो आपका सब टॉपिक है दैट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है, आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे आपको जो आपका सिस्टम दिया होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड आपका जो वही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आपका एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो आपका जो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू पे जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आपका जो रिस्पांस का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है जो हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, दैट इज ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू
वन माइनस टू जीटा स्क्वायर, और आपका ओमेगा एन है तो इसकी जो आपका यूनिट हो जाएगी दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी, इस पे भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो आपका फार्मूला है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो मैं सारे फार्मूले आपको बता रहा हूँ, अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब एनालिसिस करेंगे तो उस केस में जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट इज़ ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू वन माइनस टू जीटा स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा आर मैंने आपको बता ही दिया है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, साथ ही साथ जो ओमेगा एन है आपकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और आपका जो जीटा है वो एक डैम्पिंग रेशियो है। तो यहाँ से आपको तीन वैल्यूज़ क्वेश्चन में आपको कभी भी इसमें से तीनों में से कुछ दो डाटा दे के तीसरी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये आपका हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। अब इसमें एक टॉपिक है, एक पॉइंट पूछा गया था एग्जाम में एक बार आपका, जो केंद्रीय विद्यालय का आपका पेपर हुआ था उसमें आपको एक वैल्यू एग्जैक्टली पूछी गई थी। एट जीटा लेस देन वन बाई रूट टू के लिए जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो एक रियल वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ध्यान में रख के जाना है कि जो आपकी फॉर डैम्पिंग रेशियो लेस देन वन बाई रूट टू के लिए जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी वैल्यू आपकी एक रियल वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको शॉर्ट आउट करके जाना है कि ओमेगा आर रियल होगा फॉर जीटा लेस देन वन बाई टू के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज रेजोनेंट पीक। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की हमने बात कर ली। अब रेजोनेंट पीक क्या होता है? रेजोनेंट पीक आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड अकरिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सिंपल वही कि जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, इस पे जो आपका मैक्सिमम वैल्यू, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड का होगा उसे हम बोलेंगे रेजोनेंट पीक। और रेजोनेंट पीक का जो फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आर से, कैपिटल एम सफिक्स में आर, और इसकी जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ डैम्पिंग रेशियो के, तो दैट इज एम आर इज इक्वल टू वन बाई टू जीटा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको, अगर आपको क्वेश्चन में जीटा की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से आप आपका जो रेजोनेंट पीक है आपका रिस्पांस का वो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में आपको रखनी है कि जो आपकी यहाँ पे जीटा की वैल्यू है वो आपकी जीरो से लेके वन बाई रूट टू के लिए वेरी करेगी। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी एनालिसिस जो आपको रिजल्ट मैं बता रहा हूँ ये सारे आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन के एनालिसिस में जो आपके जो रिजल्ट आए हैं वो बता रहा हूँ। तो इसमें जो आपकी जीटा की वैल्यू होती है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वो आपकी जीरो से लेके वन बाई रूट टू के बीच में वेरी करेगी। और यहाँ से आपको जो रेजोनेंट पीक हो जाएगा, अगर आपको जीटा की वैल्यू मिल जाती है तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आपको आपका जो रेजोनेंट पीक मिल जाएगा उसकी वैल्यू आपको देख रहे हैं आप वन बाई टू जीटा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज़ बैंडविथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका जो रिस्पांस है उसके बैंडविथ से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंडविथ का मतलब क्या होता है। तो बैंडविथ बेसिकली क्या है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, किसी भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम उस कंपोनेंट का या फिर आप कह सकते हैं उस रिस्पांस का बैंडविथ आप बोलते हैं। और बैंडविथ क्या है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द मैग्नीट्यूड हैज़ ए वैल्यू ऑफ वन बाई रूट टू। ये आपका है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के केस में कि आपकी वो फ्रीक्वेंसीज जिनके बीच में आपका मैग्नीट्यूड फिक्स है और उसकी वैल्यू क्या है वन बाई रूट टू। ठीक है, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द मैग्नीट्यूड हैज़ ए वैल्यू ऑफ वन बाई रूट टू इज कॉल्ड द बैंडविथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आती है दैट इज बैंडविथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रिस्पांस। अब इसका क्या मतलब है कि वाइडर वाइडर विड्थ मीन्स फास्टर रिस्पांस। दैट मीन्स आपका सिस्टम की बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी वो सिस्टम आपका उतना फास्ट रिस्पांस करेगा। ठीक है, तो आपका बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपका स्पीड ऑफ रिस्पांस के। दैट मीन ये भी कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि वाइडर विड्थ मीन्स फास्टर रिस्पांस। ठीक है, आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा आपका रिस्पांस होगा सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ से एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला निकल के आएगा आपका जीटा की डैम्पिंग रेशियो के फॉर्म में, दैट इज अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वन। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में आपको डैम्पिंग रेशियो डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर दिया गया है उसकी वैल्यू, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की जो आपकी बैंडविड्थ है वो फाइंड आउट कर पाएंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो किसी भी आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जो आपका सिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला आपका है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड वन इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एट विच जो आपका सिस्टम है, दैट मीन्स जो आपका सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है विच इज जी जे ओमेगा एच जी ओमेगा
वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाएगा उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी उसको हम बोल देंगे। और आपको ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, दैट मीन जी जे ओमेगा जो आपका सिस्टम है उसका जो मैग्नीट्यूड है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी पे जब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से आपका जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था, दैट इज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी क्या है कि फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, वो आपका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी पे जो उसकी वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो प्लस माइनस 180 डिग्री दैट मीन्स आपकी जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगी उस पर जो आपका सिस्टम का जो आपका फेज एंगल हो जाएगा वो प्लस माइनस 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आप अपना ओमेगा पी सी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। तो यहाँ से सबसे पहले हमने देखा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज के यूजेस पे हम बात करेंगे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का। ठीक है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, जब हम यहाँ से गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो उसके बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि जो आपका सिस्टम है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन आप देख सकते हैं कि फैक्टर बाय विच द सिस्टम गेन कैन बी इंक्रीज टू ड्राइव इट टू बी द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज गेन मार्जिन। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि द फैक्टर बाय विच द सिस्टम गेन कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज या भी इस तरीके से क्वेश्चन में आपको पूछा गया। तो आप यहाँ पे एक बार डेफिनेशन अच्छे से देख लेंगे कि जब फैक्टर बाय विच द सिस्टम गेन कैन बी इंक्रीज टू डिराइव इट टू द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज गेन मार्जिन। ठीक है, गेन मार्जिन। और गेन मार्जिन को हम कैलकुलेट करते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी गेन मार्जिन हम कैलकुलेट करेंगे वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। दैट मीन्स अगर आपका जो सिस्टम का गेन है जी जे ओमेगा एन एच जी ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो आपका सिस्टम का गेन हो जाएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। दैट मीन्स आपका जो सिस्टम है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे उसको कैलकुलेट करने के बाद एक आपको डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। और जब आपका गेन मार्जिन होता है, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1/x, दैट मीन्स आपका जो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी पे उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका गेन मार्जिन हो जाएगा दैट इज जी एम इज इक्वल टू 1/x। ठीक, तो यहाँ से आपको गेन मार्जिन मिल जाएगा। कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि गेन मार्जिन की वैल्यू आपको डीवी में पूछी जाती है, तो इसका डीवी जो कन्वर्जन हो जाएगा दैट इज 20 लाख 1/x। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो आपका गेन मार्जिन है वो डीवी में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो फेज मार्जिन की जो आपकी डेफिनेशन है दैट इज अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फेज मार्जिन में आपका जो फेज कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज फेज मार्जिन। और यहाँ से इसको एक्सप्रेशन जो इसका बन जाएगा दैट इज आपका जो फेज है आपका सिस्टम का जी जे ओमेगा एच जी ओमेगा का एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी पे वो आपका होगा प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपको ये फेज मार्जिन की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज जी एम इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/180 डिग्री। और जब का फेज मार्जिन हो जाएगा दैट इज यहाँ से जो आपकी वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री प्लस यहाँ से जो आपको वैल्यू ओमेगा जी सी पे सिस्टम का जो फेज मिलेगा उसको 180 डिग्री में जब ऐड किया जाएगा तो यहाँ से आपको फेज मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद के जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में हैं कि फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो आपका फेज मार्जिन की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो दैट मीन्स जीटा वो आपका होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो फॉर्मूला वो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए है, दैट इज फेज मार्जिन इज इक्वल टू 100 जीटा। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी फेज मार्जिन की 100 जीटा। अब फेज मार्जिन और गेन मार्जिन की वैल्यूज़ पे आपका डिपेंड क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया है कि आपका सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है। तो अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की जो वैल्यू है वो आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू आती है दैट मीन्स आपका जो गिवन सिस्टम आपका एक स्टेबल सिस्टम होगा। और इसकी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है तो आपका सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। और साथ ही साथ अगर आपके गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो आती है तो आपका जो सिस्टम है वो एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ गेन मार्जिन एंड द फेज मार्जिन। सेकंड जो आपका डिसाइड करेंगे हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे।
तो अगर आपका सिस्टम स्टेबल है तो आपकी जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी ग्रेटर देन होगी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज पे। इसी तरीके से आपका फॉर अनस्टेबल सिस्टम के लिए जो आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी ग्रेटर देन होती है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से। एंड फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के लिए जो आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगी वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था कि नॉट पॉसिबल फॉर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन आर डिफरेंट साइंस। दैट मीन्स अगर आपका एक कोई भी आपका सिस्टम दिया हुआ है उसके लिए जो आपका गेन मार्जिन है और फेज मार्जिन इन दोनों के जो साइंस होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। अगर एक निगेटिव है तो दूसरा भी निगेटिव होगा, अगर एक पॉजिटिव है सेकंड वन भी आपका पॉजिटिव ही होगा, और अगर इनकी वैल्यू एक जीरो आ जाती है तो सेकंड वन की आपकी जो वैल्यू भी होगी वो भी आपकी जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स नो पॉसिबल दैट द GM एंड द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन आर द डिफरेंट साइंस। तो आज के लेसन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे कई सारे कोर्सेज हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, रेट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।